हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम इकोलॉजी का लास्ट पार्ट दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। होप ये इकोलॉजी का चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप गलत नहीं करके आएंगे। और जैसे कि आपको पता है इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो मी माई सेल्फ डॉक्टर कृषिका तनेजा। I have 7+ years of teaching experience and I have mentored over thousands of doctors. तो बच्चों हम environmental issues चैप्टर पे इतने चैप्टर्स ऑलरेडी हम आपके साथ कवर कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट जिन बच्चों ने चैप्टर्स नहीं देखे हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी ई-सरल नीट चैनल। और अब हम environmental issues चैप्टर आज फिनिश करने वाले हैं। जो भी बच्चों लेक्चर के दौरान मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी, एक्स्ट्रा मार्क करवाऊंगी, वो सबकी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाएगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो स्टूडेंट्स चलिए आते हैं हमारी एनसीईआरटी पर। तो बच्चों हमने वाटर पॉल्यूशन और उसकी केस स्टडी तक डिस्कस किया था। आज हम सॉलिड वेस्ट की बात करने वाले। सॉलिड वेस्ट जो है, जो भी कूड़े में हम डालते हैं, डस्टबिन में हम डालते हैं, कचरे पेटी में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैश। उसका क्या होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है जो हमारे घरों से, ऑफिस से, शॉप से, स्कूल से, स्टोर से इकट्ठा होता है वो सब ट्रैश कहलाता है। वो कहाँ जाता है? तो बच्चों जो ये भी वेस्ट है इसे कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन साइज बढ़ता जा रहा है उतना यूज जो है सब्सटेंस का बढ़ता जा रहा है, जिससे कचरा भी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो बच्चों ये जो वेस्ट है इसके अंदर पेपर आता है, फूड वेस्ट आता है, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। अब इनको बर्न भी किया जा सकता है, एक तो प्रोसेस है बर्न कर लो, लेकिन बर्निंग करने से क्या होता है कि कचरा कम तो हो जाता है लेकिन जो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही नुकसानदायक होती है। या फिर एक क्लोज्ड कंटेनर में बर्न करो, एक ये भी स्टेप अच्छा होता है कि एक क्लोज कंटेनर में बर्न करो। तो दो तरीके की बर्निंग होती है, एक ओपन बर्निंग करना, एक कंटेनर के अंदर बर्न करना। तो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट तो इससे कम हो जाता है, लेकिन वहां पर जो कचरा बचता है जलने के बाद, भले ही कचरे का ढेर इतना था और वो इतना रह गया तो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। वहां पे मच्छर होते हैं, मक्खियां होती हैं, बीमारी फैलने की एक जगह स्पॉट बन जाता है, रैट्स होते हैं वहां पर। तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, समझदारी इसी में है कि हम वेस्ट को अलग करना स्टार्ट करें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और जो वेस्ट रिसाइकल हो सकता है, ऐसे वेस्ट को के हम 3 अलग अलग डब्बे बनाएं। ठीक है, कम से कम जो हमारे किचन वेस्ट होता है, गीला कचरा बोलते हैं जिसे, एटलीस्ट उसे आप इतना ज्यादा 3 डस्टबिन नहीं बना सकते तो आपके घर में 2 डस्टबिन तो होने ही चाहिए। एक जिसमें गीला कचरा डाला जाता है जिसमें जनरली हमारा किचन वेस्ट आता है, और एक सूखा वेस्ट जिसमें हम प्लास्टिक वगैरह की बॉटल्स, प्लास्टिक की थैलियां वगैरह उसमें डाल पाए। तो बच्चों ये 2 वेस्ट अलग करना बहुत जरूरी है। और क्या आप घर से ये स्टार्ट कर देंगे कि पहले सिर्फ आपको 2 डस्टबिन लाने पड़ेंगे और अपनी फैमिली को एजुकेट करना पड़ेगा, बाकी अपने आप चीजें सुधरती जाएंगी। स्टार्टिंग आपको अपने आप से करनी पड़ेगी, तभी आगे फ्यूचर के लिए आपके लिए प्रॉब्लम्स कम होगी, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि ये काम सिर्फ स्वीपर्स का नहीं है, इसमें आपको भी उनका साथ देना पड़ेगा, तभी इतने सारे घरों से जो कचरा इकट्ठा होता है उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो पहले तो हमें कचरा अलग करना चाहिए, फिर उसके बाद में जो गीला कचरा होता है उसको हम डंप में डाल के उसमें वो कचरा भरते, फिर उसको मिट्टी से कवर कर देते, फिर उसमें कचरा भरते, फिर उसको मिट्टी से कवर कर देते, जिससे कुछ टाइम बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट हो सके और फिर हम उसे यूज कर सके। तो डीप गड्ढा खोद के ये प्रोसेस करी जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ दिया है, लैंडफिल्स बनाई जाती हैं, सैनिटरी लैंडफिल्स कहा जाता है। ठीक है,
लैंडफिल्स जो है वो डीप बनाई जाती है जिसमें गार्बेज को डाल के, अब इसमें भी बच्चों अगर आप कचरा इकट्ठा अलग अलग नहीं करेंगे तो उसमें प्लास्टिक भी जाएगा, अगर साथ में गीला सूखा कचरा एक साथ जाएगा अगर उसके अंदर, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है जैसे कि आपको बताया इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो प्लास्टिक क्या करेगा फ्यूचर में वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करेगा, पानी में वही प्लास्टिक जाएगा क्योंकि हम अंडरग्राउंड वाटर जो है वो पीते भी हैं, तो ले दे के घूम फिर के जो भी आप गंदगी क्रिएट कर रहे हैं ना कि कचरे को अलग नहीं कर रहे हैं घर पे ही, वो वेस्ट ले दे के आपकी बॉडी में ही आ रहा है, खाने के साथ आएगा या पानी के साथ आएगा या हवा के माध्यम से आएगा। तो आपको घर से स्टार्ट करना है वेस्ट को अलग करना है एटलीस्ट। और जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो तो आपसे कबाड़ी वाले खरीद ही लेते हैं, लाइक न्यूज़पेपर, ग्लास बॉटल्स, तो वो तो आप कबाड़ी वाले को बेचते ही हैं। मेट्रोज में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती जा रही है। तो सबसे पहले हमें कचरे को अलग करना है, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, 3 वेस्ट को हमें अलग अलग करना है। तो मेन तो कचरा इकट्ठा करने से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकल जो कबाड़ी वाला आपसे खरीदता है, ठीक है। तो रीयूज और रिसाइकल वेस्ट को तो कबाड़ी वाला आपसे खरीद लेता है या रैक पिकर्स आपसे ले लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मैं गीला कचरा सूखे कचरे की बात कर रही थी, जो किचन का गीला कचरा होता है दैट इज बायोडिग्रेडेबल, जिसको आप अलग अलग करेंगे तो अच्छी खाद बन सकती है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसमें प्लास्टिक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी पुट इनटू द डीप पिट्स, देखो कहा है ना इसको डीप पिट्स में रखेंगे तो जिससे वो फ्यूचर में मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो खाद एक्स्ट्रा मार्केट से पैसा खर्च करके नहीं खरीदनी पड़ेगी और कचरा भी ठिकाने लग जाएगा। जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ एनी गुड क्वालिटी, ईटेबल, बिस्किट, ये कितने जो ये प्लास्टिक पैकेट्स होते हैं ये डिग्रेड ही नहीं होते बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। तो हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाले आप 10 सब्जी खरीदेंगे तो आपको 10 सब्जियां 10 अलग अलग थैलियों में देंगे, तो इससे प्लास्टिक पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ता है। तो आप बेटर है घर से एक जूट बैग या फिर एक कॉटन बैग लेके जाए और फिर उसमें सब सब्जियां भरवाएं, जिससे आपको भी घर जाके उसे अलग अलग थैलियों को आपको भी नहीं खोलना पड़ेगा और प्लास्टिक वेस्ट भी बचेगा। तो प्लास्टिक पैकेजिंग हमें कम से कम करनी है, हमें इको फ्रेंडली पैकेजिंग का यूज करना है, लाइक पेपर में, क्लॉथ में पैकेजिंग करने का की तरफ हमें जाना है। अब बच्चों हॉस्पिटल से तो बहुत ही ज्यादा हैजार्डस वेस्ट जनरेट होता है और इस हॉस्पिटल वेस्ट को इवन जो रैक पिकर्स है उन्हें भी बेयर हैंड से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल वेस्ट में पैथोजेंस होते हैं जो कि बीमारी फैला सकते हैं। तो आप हॉस्पिटल वेस्ट को ऐसे खुले में भी नहीं फेंक सकते क्योंकि उससे बीमारियां फैलेगी, और जो बेचारे वेस्ट इकट्ठा करते हैं उन्हें भी बेयर हैंड इसे नहीं इकट्ठा करना चाहिए, नहीं तो उससे बीमारी फैलेगी। बिकॉज हॉस्पिटल वेस्ट है मतलब वो किसी ना किसी डिसीज पेशेंट का वेस्ट है, ठीक है। दैट कंटेन डिसइंफेक्टेंट एंड अदर हार्मफुल केमिकल एंड ऑल्सो द पैथोजन विच कॉजेज serious diseases. Such waste also requires careful treatment. The use of incinerator. Incinerator बच्चों ये वही incinerator है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि closed container में इनकी burning की जाती है या फिर एक डंप में इनकी बर्निंग करी जाती है, जिससे ये डायरेक्ट किसी भी ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि ये पैथोजेंस है इनके अंदर। ये हॉस्पिटल का वेस्ट है, ऑलरेडी जो पेशेंट वहां पे बीमार होकर ट्रीट होने आए हैं उनका वेस्ट है, तो उससे बीमारी फैल सकती है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बहुत ज्यादा हैजार्डस होता है, इसमें हैवी मेटल्स पाए जाते हैं जो कि बहुत सारी बीमारी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं अगर इन्हें बेयर हैंडेड यूज किया गया, लाइक इटाई डिसीज, आउच डिसीज एंड ऑल्सो इट मे कॉज ब्लैक फुट डिसीज। तो ऐसे हैवी मेटल से होने वाली डिसीजेस होती हैं। ई वेस्ट जो है उसे बरी करा जाता है, लैंडफिल के अंदर बरी करा जाता है और उसे इंसिनरेट करा जाता है, मींस बर्निंग की जाती है। और हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड, अब क्या होता है बच्चों, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूएस, जापान, इनसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है तो ये डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में भेज देती है। अब इंडिया वाले क्यों ले लेते हैं उनसे वेस्ट, क्योंकि उसमें से कॉपर वगैरह की वायर वगैरह निकलती है और उसे रीयूज कर लेते, लेकिन उस वेस्ट को ठिकाना लगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है बिकॉज उसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं जो कि हैजार्डस है जिंदगी के लिए।
तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान में सप्लाई कर दिया जाता है इनका, जहां से उनको मेटल्स मिलते हैं जैसे कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड, इनमें से रिकवर किया जाता है। अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव स्पेसिफिकली बिल्ड फैसिलिटीज फॉर रिसाइकलिंग ई वेस्ट, रिसाइकलिंग की जाती है ई वेस्ट की डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। रिसाइकलिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन इन्वॉल्व्स मैनुअल पार्टिसिपेशन, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का, जो कि हाईली हैजर्डस है और टॉक्सिक है। रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट, मतलब ई वेस्ट के लिए रिसाइकलिंग और इंसिनरेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। नाउ कमिंग टू द केस स्टडी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ये बहुत ही प्यारी केस स्टडी है। अहमद खान नाम के एक इंसान थे जो कि 57 ईयर्स ओल्ड थे। उन्होंने काफी टाइम तक, 20 साल तक प्लास्टिक सैक, मतलब प्लास्टिक के बोरे बनाने वाली इंडस्ट्री में काम करा। फिर क्या हुआ, 8 साल पहले उन्होंने सोचा कि प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बनता जा रहा है, तो उन्होंने पॉलीब्लेंड, अ फाइन पाउडर ऑफ मॉडिफाइड प्लास्टिक बनाया उनकी कंपनी में। ये पॉलीब्लेंड था, इसमें क्या था, बिट्यूमिन था। देखो उन्होंने 57 ईयर्स के थे, अभी तक उन्होंने जो रैक बनाने, मतलब प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं वो बनाने वाली इंडस्ट्री में काम करा। फिर उन्होंने सोचा कि प्लास्टिक एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है, प्लास्टिक जो वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने जो प्लास्टिक का चूरा बना के और उसमें और कुछ कंपाउंड्स डाल के पॉलीब्लेंड नाम का एक पाउडर्ड फॉर्म बनाया। इस पॉलीब्लेंड को बिट्यूमिन के साथ मिलाया, बिट्यूमिन के साथ पॉलीब्लेंड को मिलाया और पॉलीब्लेंड और बिट्यूमिन को मिला के रोड कंस्ट्रक्ट करी। ठीक है, तो ये जो रोड कंस्ट्रक्ट हुई ये ज्यादा ड्यूरेबल थी नॉर्मल रोड से, तो प्लास्टिक का वेस्ट भी ठिकाने लग गया और रोड भी कंस्ट्रक्ट हो गई और ये रोड की लाइफ भी नॉर्मल रोड से ज्यादा थी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था प्लास्टिक वेस्ट से निजात पाने का। करीब बैंगलोर के अंदर 40 किलोमीटर की रोड बनाई गई बाय अहमद खान, और अहमद खान को साथ में आर्मी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कोलैबोरेशन भी मिला। ठीक है, और उन्हें प्लास्टिक जब कम पड़ने लगा तो रैक पिकर्स को 40 पैसे मिला करते थे 1 किलो प्लास्टिक पे, तो उन्होंने उन रैक पिकर्स को 6 रुपए देना चालू करे। तो सारे के सारे रैक पिकर्स उन्हें ही बेचने आते थे और फिर उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट करी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है फॉर ट्रीटिंग द प्लास्टिक वेस्ट। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स पे। इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का हमने उपयोग करना ज्यादा कर दिया है, जो कि एक प्रकार से केमिकल है। ठीक है, तो इस केमिकल जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और ये हमारी बॉडी में ही आता है घूम फिर के, क्योंकि अगर आप प्लांट्स पे टॉक्सिक स्प्रे कर रहे हो तो वो प्लांट्स आप भी खाओगे फ्यूचर में, बिकॉज प्लांट्स आर द डाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स, दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये टॉक्सिक ले दे के हमारी बॉडी में ही आ रहा है और प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है। तो इसलिए आजकल हम लोग ऑर्गेनिक के टूवर्ड्स शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये वेस्ट के लिए भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी एक केस स्टडी है रमेश चंद्र डागर जी की। ये एक किसान थे, इन्होंने जो चेन बना ली जिससे एक प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग होने लगी। जैसे इन्होंने बी कीपिंग वालों को साथ में मिला लिया, एग्रीकल्चर का बी कीपिंग, डेयरी, इन सबको मिला लिया। देखो जैसे बी कीपिंग और एग्रीकल्चर की चेन से क्या फायदा होगा कि एग्रीकल्चर और बी कीपिंग को अगर आप साथ में रखेंगे तो बीज जो है वो पॉलिनेशन करेगी एग्रीकल्चर फील्ड का, और बदले में बीज को प्रॉपर नेक्टर मिलेगा फ्रॉम द क्रॉप्स। साथ ही साथ बच्चों डेयरी कीपिंग के साथ चेन बनाने का क्या फायदा हुआ, डेयरी कीपिंग से जो भी वेस्ट, डेयरी इंडस्ट्री से जो भी डंक्स वगैरह इकट्ठे होते हैं उससे खाद बनती है, और वो खाद आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। तो सबका वेस्ट एक दूसरे के द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है, जिससे वेस्ट भी उत्पन्न नहीं हो रहा है और उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड भी नहीं होना पड़ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका था। फिर उन्होंने बाद में जाके डागर जी ने एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब भी बनाया, जिसमें आज की तारीख में 5000 फार्मर्स जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का। नेक्स्ट आते हैं बच्चों रेडियो एक्टिव वेस्ट पे। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नॉन पॉल्यूटिंग वेस्ट मानी जाती है और बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी से जनरेट होती है,
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है एक तो रेडियो एक्टिव वेस्ट का लीकेज होता, तो इसके रेडिएशंस काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जापान को तो आज तक इन रेडिएशंस के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये रेडिएशंस के कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट अभी तक उन्हें देखने को मिल रहे हैं। और तो बच्चों, रेडिएशंस बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, तो एक तो लीकेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और दूसरा इसका जो वेस्ट है ये डिस्पोजल करना बहुत ज्यादा कठिन है। तो क्या किया जाता है? वेस्ट डिस्पोजल के वक्त जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसको एक डब्बे में भरा जाता है, और फिर डीप खोद के अंदर जाके वो डब्बे छोड़ के आए जाते हैं। और जब जो इस बॉक्सेस, रेडियो एक्टिव वेस्ट कंटेनिंग बॉक्सेस को नीचे मतलब इस वेस्ट को जो लोग ठिकाने लगाते हैं वो भी प्रॉपर सूट्स वगैरह वेयर करते हैं, प्रॉपर हेलमेट वेयर करते हैं, जिससे उन्हें भी रेडिएशंस का नुकसान ना पहुंचे। सो यहाँ पे वही दिया है कि लीकेज की एक केस स्टडी है 3 माइल आइलैंड की और चेरनोबिल की, जहां पे ऑलरेडी लीकेज के कारण बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। सेकेंड जो है डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडिएशन दैट इज गिवन ऑफ बाय द न्यूक्लियर वेस्ट इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग, क्योंकि वो हमारे क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन कॉज करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज करता है। हाई डोज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इज लीथल, बट लोअर डोज पे इट क्रिएट्स वेरियस डिसऑर्डर्स। द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ ऑल इज बीइंग कैंसर, मतलब कैंसर और म्यूटेशन होता है हमें रेडियो एक्टिव के रेडिएशन से। न्यूक्लियर वेस्ट इज एक्सट्रीमली पोटेंट पॉल्यूटेंट, हैज टू बी डील्ड विद ऑलमोस्ट क्वेश्चन। तो इसके वेस्ट को कैसे ठिकाने किया जाता है? पहले उस न्यूक्लियर वेस्ट को एक स्टोरेज कंटेनर में भरा जाता है, फिर शील्डेड कंटेनर को, अब कंटेनर को हम बरी करेंगे विद इन द रॉक अबाउट 500 मीटर बिलो द डीप, क्रेन्स वगैरह की हेल्प से इसे नीचे भेजा जाता है, और फिर भी उस आसपास के प्लॉट को खाली कराया जाता है या ऑलरेडी खाली एरिया यूज किया जाता है, जिससे रेडिएशन का खतरा ह्यूमंस को ना हो। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक्चुअली जो ऐसी सिटीज होती है जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पे प्लांट्स को वार्म देने के लिए और प्रॉपर ग्रो करने के लिए उन्हें ग्लास ट्रैप्ड एरिया में ग्रो करा जाता है। प्लांट्स को ग्लास ट्रैप्ड एरिया में प्लांट्स को ग्रो करा जाता है, जिससे अंदर का एनवायरनमेंट वार्म रहे। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जब रेज जो है वो अंदर ट्रैप होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो ग्लास के कारण वो री रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे अंदर का एरिया जो है वो वार्म रहता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे इन्वायरमेंट में भी होता है। जो भी रेडिएशंस आती हैं, बेसिकली द इंफ्रारेड रेडिएशन, वो वापस से हमारी अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और एटमॉस्फेयर से वापस री रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बहुत सारी रेडिएशन हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिसके कारण जो गर्म हमारा एनवायरनमेंट गर्म होता जा रहा है, दैट इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों, ग्रीन हाउस कुछ गैसेज है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थोड़ा बहुत तापमान बढ़ना जरूरी भी है, नहीं तो आज हम -डिग्री टेम्परेचर पे रह रहे होते, लेकिन अब कुछ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, विच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द फिनोमेना, जो कि ग्रीन हाउस के अंदर होता है, जो मैंने आपको समझाया ग्लास कंटेनर के अंदर। हैव यू एवर सीन अ ग्रीन हाउस? आप सभी ने देखा होगा। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल ग्लास रूम एंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, जो विंटर सीजन में बर्फ वाले इलाकों में प्लांट ग्रो करने के लिए यूज की जाती है। ग्रीन हाउस के अंदर ग्लास पैनल होता है जो कि हीट को ट्रैप कर लेता है, जिससे अंदर का एनवायरनमेंट वार्म रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण तापमान गर्म होता जा रहा है। ये जो साइकिल कंटिन्यू होती है, द अर्थ सरफेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू एमिट। देखो क्या होता है, ये सन की रेडिएशन आई, इसमें से जो ग्रीन हाउस गैसेस वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। बहुत कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ जो रिफ्लेक्ट बैक होता है उसमें से भी कुछ रेडिएशन ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, which is called greenhouse effect and which is causing global warming. So
ये होना भी जरूरी है, नहीं तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस होता, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण 15 डिग्री सेल्सियस है। 15 डिग्री सेल्सियस में हम रह सकते हैं, बट -18 डिग्री सेल्सियस में बहुत मुश्किल हो जाता रहना। ग्रीन हाउस गैसेस में इसके ऊपर बहुत बार PYQ आया इस पाई चार्ट के ऊपर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाई चार्ट कि ग्रीन हाउस गैसेस में भी सबसे जो मेजर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, 60% कार्बन डाइऑक्साइड, देन 20% CH4 और मीथेन, 14% CFC एंड 6% नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये आपको विद परसेंटेज याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा CO2 दैट इज 60%, उसके बाद में CH4 दैट इज मीथेन दैट इज 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जस्ट 6%। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेनली इन्वॉल्व होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेसेसरी टू नो द फेट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट रीचेस द आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर। क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है एंड एब्जॉर्ब सम, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाता है, जिसके कारण अर्थ की सरफेस की हीटिंग होती है। अर्थ सरफेस री-एमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, बट ये इंफ्रारेड रेडिएशन भी गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो कौन सी रेडिएशन गैसेस एब्जॉर्ब करती है ग्रीन हाउस गैसेस? दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अर्थ की सरफेस जो है वो हीट होती जा रही है, जिसके कारण अबोव मेंशन गैसेस जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या हो रहा है? अर्थ की हीटिंग होती जा रही है, जिससे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ ड्यूरिंग द 3 डिकेड्स। अब इसके कारण एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है एल नीनो इफेक्ट, जो कि वार्म वाटर के कारण ये फिनोमिनन होता है। Scientists believe that the rise in temperature is leading to the deleterious change in the environment resulting in odd climatic change that is El Nino effect, जिसके कारण और साथ ही साथ बच्चों पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, जिससे कभी भी कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन आ रही है जैसे भवंडर। Over many years this will result in, अब इस अगर ऐसा ही चलता रहा तो सी लेवल बढ़ता जाएगा और बहुत सारा कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाएगा। The total spectrum of changes that global warming can bring about is a subject that is still under active research. तो बच्चों द मेजर हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, हम ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने वाली ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज करके। वो कैसे पॉसिबल है? फॉसिल फ्यूल कम यूज करें, एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज को इम्प्रूव करें। अगर लाइट जो है किसी कमरे में जरूरत नहीं है तो बंद कर दें उसे। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना बंद करें, ज्यादा पेड़ प्लांट करें, ठीक है। और स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज कंट्रोल करना चाहिए। ज्यादा पॉपुलेशन साइज बढ़ने से भी सारी दिक्कतें चालू होती हैं। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स आर आल्सो बीइंग टेकन टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो बच्चों दो प्रकार की ओजोन होती है, एक बैड ओजोन और एक गुड ओजोन। जो गुड ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। और बैड ओजोन जो है वो नीचे वाले लेयर में पाई जाती है ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज ट्रोपोस्फीयर। तो गुड ओजोन होना अच्छी बात है। ये यूवी रेडिएशंस को नहीं आने देती है जो कि सन से आती है। यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ये प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करती है, साथ में ह्यूमंस के अंदर स्किन कैंसर जैसी बीमारी फैलाती है। सो देयर इज अ गुड ओजोन। बैड ओजोन जो है आपको पता होना चाहिए ट्रोपोस्फीयर में होती है, और गुड ओजोन अपर पार्ट में होती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। तो हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ओजोन डिप्लेशन की बात करी जा रही है वो भी स्ट्रेटोस्फीयर गुड ओजोन की बात करी जा रही है। तो यूवी रेज जो हाईली इंजीरियस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि म्यूटेशन कॉज करती है, वो नहीं आने देती है गुड ओजोन। ओजोन की थिकनेस को डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है। इंपॉर्टेंट, ओजोन गैस जो है वो कंटिन्यूसली फॉर्म होती है यूवी रेस के कारण, ठीक है। O2 और O रेडिकल, O2 का मॉलिक्यूल और O रेडिकल मिलके O3 बनाते हैं। तो इस प्रकार से ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन जो कि हाईली एनर्जी रिच है, वो उसके कारण यूवी रेडिएशंस
कि यूवी रेस के कारण ओजोन बनती भी है और इसी यूवी रेडिएशन को वो हमारे अर्थ में आने से रोकती भी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिंग भी यूवी के कारण ही होती है on molecular oxygen and also degrade into molecular oxygen in a stratosphere. There should be a balance between production and degradation. तो UV rays इसका प्रोडक्शन भी करा रही है और डिग्रेडेशन भी करा रही है, तो प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन के बीच में एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और अगर डिग्रेडेशन ज्यादा हुआ तो इट कॉजेज थिनिंग ऑफ ओजोन विच इज कॉल्ड ओजोन होल. सो द बैलेंस शुड बी देयर. और आजकल ओजोन का जो डिग्रेडेशन है वो हार्मफुल गैसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज CFC, ये कूलेंट्स में से रिलीज होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर, AC, इनमें से कूलेंट्स में से रिलीज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये ओजोन की थिनिंग कॉज करती है. तो कार्बन में से भी जो क्लोराइड रेडिकल निकलता है, ये क्लोराइड रेडिकल ओजोन का डिप्लीशन कॉज करता है. और PYQ इज आस्क्ड ऑन दिस एंड फ्यूचर क्वेश्चंस में आल्सो बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक. देखो ओजोन होल क्या होता है, ये एंटार्क्टिका में हुआ है, शोन इन द पर्पल कलर एज यू कैन सी हियर, वेयर द ओजोन लेयर जो है वो थिनेस्ट हो गया है. ओजोन की थिकनेस को हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं. See carefully the scale shown in the color violet to red. The ozone hole over Antarctica developed each year between late August and early October. NASA की इमेज है. Rays act on them. अब UV रेज क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे एक्ट करती है, जिससे क्लोराइड रेडिकल रिलीज होता है. ये जो क्लोराइड रेडिकल है ये फिर ओजोन पे जाके एक्ट करता है, जिससे ओजोन को वो तोड़ देता है और अगेन क्लोराइड रेडिकल वापस से फ्री है नेक्स्ट ओजोन पे अटैक करने के लिए. तो इस प्रकार से ओजोन की थिनिंग होती जा रही है. तो यहाँ पे क्लोराइड जो है जब वो प्रोडक्ट बना नहीं रहा है, अगेन इट इज रिलीजिंग आउट टू अटैक ऑन अदर ओजोन, तो ऐसे रेडिकल को अपन कैटलिस्ट बोलते हैं, विच इज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन बट इट इज नॉट फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट. So chloride degrades the ozone, releasing the molecular oxygen, with this atom acting merely as a catalyst. तो यहाँ पे क्लोराइड हम देख सकते हैं कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है. Although ozone depletion is occurring widely in the stratosphere, ये जो डिप्लीशन हो रहा है ये एंटार्क्टिका रीजन में ज्यादा देखने को मिला है, जिसे हम ओजोन होल कहते हैं. अब ओजोन थिनिंग होगी तो जो UVB है, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है UVABC में से सबसे खतरनाक कौन सी होती है, तो UVB वेवलेंथ वाली जो UV रेडिएशन होती है सबसे ज्यादा खतरनाक होती है. वो म्यूटेशन कॉज करती है, स्नो ब्लाइंडनेस कॉज करती है, ठीक है, DNA को डैमेज करती है, म्यूटेशन कॉज करती है, स्किन की एजिंग कॉज करती है, डैमेज टू स्किन सेल एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर कॉज करती है. साथ ही साथ वो हमारी कॉर्निया को अफेक्ट करती है, स्नो ब्लाइंडनेस कॉज करती है, और कैटरैक्ट दैट इज मोतियाबिंद भी कॉज कर सकती है, या फिर परमानेंट कॉर्निया को डैमेज हो सकता है, जिससे परमानेंट ब्लाइंड अंधे भी हो सकता है इंसान. अब ओजोन डिप्लीशन के ऊपर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उसका मेन कॉज है, उसके एमिशन को रिड्यूस करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था कनाडा में. ये आपको पता होना चाहिए. इन द ईयर 1989, in the year 1987, but it was effective in the year 1989. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. For reducing the emission of CFC and other ozone depleting chemical. A PYQ has been asked on this line too. कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए करा गया था, ओजोन के ऊपर, ओजोन डिप्लीशन के ऊपर, फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ CFC एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स. अब डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सबसे पहले आते हैं सॉइल इरोजन और डिसर्टिफिकेशन पे. The development of fertile topsoil takes century, but it can be removed very easily due to human activities. ठीक है, सॉइल इरोजन मतलब ऊपर की फर्टाइल लेयर रिमूव होना. इस फर्टाइल लेयर जिसमें ह्यूमस होता है, इसको बनने में बहुत साल लगते हैं, लेकिन इसे कुछ ही समय में उजाड़ा जा सकता है बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि होता जा रहा है. अब जैसे ओवर कल्टिवेशन, बहुत ज्यादा लालच आ जाता है जब नीड्स कन्वर्ट इनटू ग्रीड, तो बहुत ज्यादा एक ही लाइन के ऊपर कल्टिवेशन करते जाना. अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, पेड़ काटना दैट इज डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन,
रिजल्टिंग इन एरिड पैचेस, जिसके कारण बंजर जमीन के पैचेस बन जाते हैं, जिसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। जब यही एरिड पैचेस मतलब ऐसा बंजर या डेजर्ट एरिया जहां पे अब और पौधे नहीं ग्रो कर सकते, ऐसे एरिया का जब एक विशाल लैंड बन जाता है पैचेस पैचेस मिलके, तो वो डेजर्ट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, सो सॉइल इरोजन से कहानी चालू होती है एंड इट लीड्स टू डेजर्ट फॉर्मेशन कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, जो कि अर्बनाइजेशन के कारण, मतलब शहर में लोग जा जाके बसते जा रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे, उसके कारण ये बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट कमिंग टू वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। जब प्रॉपर पानी आप दे रहे हो और प्रॉपर उसका ड्रेनेज नहीं है तो पानी वहां पे भरता चला जाएगा, जिसके कारण वाटर लॉजिंग होगी और जिससे सॉइल की फर्टाइल लेयर वॉश ऑफ हो जाएगी और वो सॉइल की जो है वो धीरे धीरे खराब होती जाएगी उसकी क्वालिटी। बिसाइड्स अफेक्टिंग द क्रॉप, वाटर लॉजिंग ड्रॉ सॉइल टू सरफेस ऑफ सॉइल। तो इससे पानी जब भरा रहता है सॉइल में तो सॉल्ट ऊपर की तरफ आ जाता है। The salt then deposit as a thin crust of land surface और starts collecting। उसकी रूट्स पे, प्लांट की रूट्स पे सॉल्ट जमना चालू हो जाता है, जिसके कारण जो प्रॉपर क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते, जिससे एग्रीकल्चर को, लैंड को डैमेज होता है, एग्रीकल्चर को डैमेज होता है और सैलिनिटी भी कॉज होती है। सो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी जो है वो बहुत प्रॉब्लम है जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम देखने को मिली, वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। तो जिस प्रकार से बच्चों सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन आपस में लिंक्ड है, उसी प्रकार से वाटर लॉजिंग और सॉइल सैलिनिटी भी आपस में लिंक्ड है। सॉइल इरोजन लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन, सेम वे वाटर लॉजिंग लीड्स टू सॉइल सैलिनिटी। नाउ कमिंग टू डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ काटते जाना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्टेड एरिया को नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट करना। ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करें तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया ने रिकमेंड करा है, इंपॉर्टेंट, कि 33% प्लेन्स फॉरेस्ट से कवर होने चाहिए और 67% हिल्स में फॉरेस्ट होने चाहिए। अब डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड झूम कल्टिवेशन। एक बार जब वो लैंड यूज हो जाता है तो बचे कुचे क्रॉप को, बचे कुचे जो क्रॉप का जो वेस्ट है उसको, उसके साथ लैंड को जला दिया जाता है। ऐसा मानना है जिससे रिप्लेनिशमेंट होता है और फिर वो जो फार्मर्स हैं वो किसी और लैंड की तरफ चल देते हैं। तो इसे हम झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, जो कि नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया में होता है एंड इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। फिर वो जब वो नए इलाके में जाएंगे तो फॉरेस्ट को पहले कट करेंगे, फिर वहां पे क्रॉप ग्रो करेंगे, फिर जो बचा खुचा स्टम्प्स वगैरह रहेंगे उसको वापस बर्न करके फिर अगले लैंड पे जाएंगे। तो इससे डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है। In slash and burn agriculture, the farmers cut down the trees of forest and burn the plant remains। अब ये जो ऐश है, उनका ऐसा मानना है कि ऐश फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है और जमीन को उपजाऊ बनाता है। यूज्ड फॉर फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग। आफ्टर कल्टिवेशन वापस एरिया को छोड़ दिया जाता है फॉर द रिकवरी और फिर वो दूसरे फॉरेस्ट को काटने चले जाते। तो इसके कारण डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? वन ऑफ द मेजर इफेक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर में, विच लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। साथ ही साथ बच्चों डिफॉरेस्टेशन जो है उसके कारण बहुत सारा स्पीशीज लॉस भी हो रहा है, विच इज कॉल्ड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जितनी भी हाइड्रोलॉजिक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है। सॉइल इरोजन हो रहा है विच में लीड टू डेजर्टिफिकेशन, मतलब डेजर्ट का एरिया बनता जा रहा है। रिफॉरेस्टेशन मतलब जो फॉरेस्ट जो काट दिए गए हैं वापस से वहां पे आप नए फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं, वापस से फॉरेस्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। अब बच्चों हम फॉरेस्ट बचाने के लिए केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नाम है अमृता देवी का, जो कि भिश्नोई कम्युनिटी की रहने वाली थी। 1731 की ये बात है, जोधपुर राजस्थान की बात है। ठीक है, जब राजा का जमाना था, राजा हुआ करते थे, तो राजा ने मिनिस्टर्स को आदेश दिया कि मुझे लकड़ी की आवश्यकता है, तो आप बिश्नोई कम्युनिटी जो है पास में वहां से सारे पेड़ काट दीजिए। और ये जो कम्युनिटी थी ये काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली कम्युनिटी थी, बहुत ज्यादा इन्हें पेड़ वगैरह से
अटैचमेंट था। तो फिर जब मिनिस्टर्स वहां पे लकड़ी इकट्ठा करने के लिए पेड़ काटने आए, तो अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों ने पेड़ को हक कर लिया कि अगर आपको पेड़ काटना है तो आपको पहले हमें काटना पड़ेगा। और उनका दिल इतना ज्यादा स्ट्रांग था, उन्हें किसी भी उनमें ह्यूमैनिटी नहीं आई, और उन्होंने अमृता देवी के साथ में पेड़ को काटा। अमृता देवी उनकी लीडर थी, बाकी भी बहुत सारे बिश्नोई कम्युनिटी के मेंबर्स की जान गई। इसलिए जो भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अच्छा कार्य करते हैं उन्हें अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सो यही स्टोरी है, आप पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम चिपको मूवमेंट पे। चिपको मूवमेंट जो है वो जगह अलग है, गढ़वाल हिमालय की बात है 1974 में। यहाँ पे भी सेम बिश्नोई कम्युनिटी जैसे अमृता देवी जैसे इन लोगों ने भी हक करा था, लेकिन इस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से था। Local women showed the enormous bravery in protecting trees from the acts of contractor by hugging them. People all over the world have acclaimed the चिपको मूवमेंट। अब आते हैं हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था 1980 में। इसमें क्या होता है कि कॉमन पीपल को कहा जाता है कि फॉरेस्ट में से जो भी फायदे की चीज होती है जिसे वो कमर्शियली बेच के पैसा कमा सकते हैं, आप वो इकट्ठा कर सकते हैं और बदले में आप फॉरेस्ट को की देखरेख करिए कि कोई भी घुस ना जाए वहां पे। तो एक प्रकार से जॉइंट कोलैबोरेशन होता है बिटवीन द कॉमन पीपल्स एंड गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1980। तो यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट। ठीक है, ओजोन के ऊपर, ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर बात है, तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो हमारी गुड ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और जो हमारी बैड ओजोन होती है वो लोअर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, दैट इज ट्रोपोस्फीयर में। तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फीयर ओजोन क्या यूवी रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करती है? नहीं, बिकॉज ट्रोपोस्फीयर वाली ओजोन बैड ओजोन होती है। स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन बैड होती है? नहीं, गुड होती है। ट्रोपोस्फीयर ओजोन गुड होती है? नहीं, बैड होती है। स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन गुड ओजोन होती है जो कि हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती, तो ये लाइन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस करने के लिए? मतलब एक प्रकार से ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सेकेंड आंसर। पॉलीब्लेंड दैट इज अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज इंप्रूव टू अ गुड मटेरियल फॉर। तो बच्चों ये जो पॉलीब्लेंड था और बिट्यूमेन था वो अहमद खान जी ने यूज करा था फॉर मेकिंग रोड्स इन बैंगलोर, तो रोड बनाने के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेनली कौन सी गैसेस इन्वॉल्व है? मैंने आपको बताया था मेन गैसेस में सबसे पहले नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, सेकेंड नंबर पे मीथेन आता है। तो CO2 मीथेन देख लो कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट? न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव वेस्ट होता है, लेकिन इसका रेडिएशन से हमको दिक्कत है और दूसरा इसके वेस्ट डिस्पोजल से दिक्कत है, बिकॉज उससे रेडिएशन उत्पन्न होते हैं। तो एक कंटेनर में वेस्ट को डाल के उसे 500 मीटर डीप खोद के क्रेन से उसके वेस्ट को फेंका जाता है, और जो इस वेस्ट को फेंकने चाहते हैं वो भी प्रॉपर सूट्स वेयर करते हैं, बिकॉज रेडिएशन कॉजेस कैंसर एंड म्यूटेशन। ठीक है, सो bury the waste within the rock deep below the earth surface, this is correct, 500 मीटर डीप होता है। तो पहली लाइन ही सही है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। shoot the waste into space, गलत। bury the waste under Antarctic ice cover, dump the waste within rocks under deep oceans, तो ओशन नहीं है, लैंड है, अर्थ सरफेस है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द CPCB, मैंने आपको बताया था CPCB के हिसाब से पार्टिकुलेट मैटर साइज, पार्टिकुलेट का जो साइज है वो अगर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है तो हमारे लंग्स में डायरेक्ट जाके डिपॉजिट होता है और बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करता है। सो आंसर इज सेकेंड, 2.5 माइक्रोमीटर। नाउ, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर एक्ट, ठीक है, 1987 में इंक्लूड अमंग पॉल्यूटेंट्स। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1986 में एयर एक्ट आया था जिसमें पॉल्यूशन को इंक्लूड नहीं किया गया था, फिर 87 के अंदर
जो एयर एक्ट आया था उसमें नॉइस को इंक्लूड करा गया था. सो ऑप्शन थर्ड नॉइस इज द करेक्ट आंसर. अ स्पीशीज दैट वाज इंट्रोड्यूस फॉर ऑर्नामेंटेशन बट हैज बिकम ट्रबल टू इंडिया. तो बच्चों मैंने आपको अच्छे से बताया था वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल. उसे सुंदर पत्तियों और उसके फूल के कारण इंडिया में लाया गया था, लेकिन उसने हैवॉक कॉज कर दिया, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है. सो आंसर इज सेकंड, दैट इज इकॉर्निया. नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों साइन किया गया था? तो बच्चों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे भी अपन ने देखा था, ओजोन डिप्लीशन को बचाने के लिए और जो गैसेस इसे कॉज करती हैं उसका एग्जॉस्ट कम करने के लिए, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर गैसेस. सो एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस पे कंट्रोल पाने के लिए. करेक्ट. स्नो ब्लाइंडनेस एंटार्क्टिक रीजन में क्यों होती है? आपको मैंने बताया यूवीबी रेडिएशन के कारण स्नो ब्लाइंडनेस होती है, देन कैटरैक्ट होता है, ठीक है, म्यूटेशन होती है. तो यूवी रेडिएशन में से भी यूवीबी सबसे ज्यादा डेंजरस होती है. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी. सो दिस इज करेक्ट. हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्नो, डैमेज ऑफ रेटिना नहीं. फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड्स इन आई बाय लो टेम्परेचर नहीं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. बच्चों बहुत ही आसानी से आप एनवायरमेंटल इश्यूज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं. तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड शेयर द क्वालिटेटिव वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू. सो स्टूडेंट्स, होप आपने सभी लेक्चर्स हमारे साथ एंजॉय करते जा रहे हैं. थैंक यू.